हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यामिनी अपनी माँ मीरा और पिता शंभू की इकलौती बेटी थी। यामिनी थोड़ी मोटी थी, पर उसके बाद भी उसके सपने बहुत ही ज्यादा बड़े थे, क्योंकि वो 10वीं क्लास तक 3 बार फेल हो गई थी, जिस वजह से उसकी माँ ने उसको कभी आगे नहीं पढ़ाया और ना ही कुछ करने दिया, क्योंकि उसकी माँ का कहना था कि लड़कियों को आगे पढ़कर कुछ नहीं करना होता, सिर्फ घर का चूल्हा चौका ही संभालना होता है। इसीलिए यामिनी कभी भी अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाती थी। वो एक धीरज नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी और उसके माता पिता ने अश्विन नाम के एक लड़के से उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। पर यामिनी अपनी शादी से एक दिन पहले ही धीरज के साथ घर छोड़कर भाग जाती है और अपने परिवार वालों के लिए एक लेटर छोड़कर जाती है, जिसे शंभू पढ़ता है तो उसे पता चलता है। माँ, बाबूजी, आप दोनों ने हमेशा हमारी इच्छाओं को मारा है, कभी हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया। हम जा रहे हैं आपका घर छोड़कर। हमने अपने लिए एक जीवन साथी को चुन लिया है, अब हम उसी के साथ रहेंगे। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इस नालायक लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की पर लगाम कसकर रखो, पर नहीं। आज जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तुम भी हो। दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यामिनी अपने हाथों में सामान लिए रोते हुए वापस घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उसे देखते ही उससे कहती है, अरे भैंस कहेगी, मुझे पता था कि तू घूम फिर कर यहीं आएगी। अरे तेरे जैसी मोटी को कोई क्यों पसंद करेगा? छोड़ दिया ना तेरे उस आशिक ने। आजकल हर किसी को सुंदर और पतली लड़कियां पसंद होती है, जो तू नहीं है, और तुझे तो उनका शुक्रिया करना चाहिए, अश्विन और उसकी माँ सुधा का, जो वो तुझे अपने घर की बहू बनाने के लिए रेडी है। आप दोनों सही बोल रहे हैं। आप जैसा बोलेंगे, जिससे बोलेंगे, मैं उससे शादी कर लूंगी। मैंने जिस पर इतना भरोसा किया, जब उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया तो किसी और से शिकायत करने की तो बात ही नहीं है। यामिनी इस शादी के लिए तैयार हो जाती है और अश्विन से उसकी शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। शादी के अगले दिन उसकी सास सुधा उसको अपना फोन देते हुए उससे कहती है, खा खा कर पूरे शरीर में चर्बी चढ़ गई है महारानी के। ये ले फोन, और जैसा मैं बोलूं वैसा ही अपने बाप से पूछ, समझी? नहीं तो मार मार के तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। जी माँ जी। अपने बाप से बोल कि जो तेरी शादी में वो 10 लाख देने वाले थे वो कब देंगे। और हाँ, ये भी बता दियो कि माँ जी ने मेरे और अश्विन के लिए ताइवान में कुछ अरेंजमेंट की है, उनके पैसे देने हैं। यामिनी बिल्कुल वैसा ही करती है और बात होने के बाद वो अपनी सास से बोलती है, वो माँ जी, बाबूजी ने बोला है कि वो 2-4 दिन में पैसों का इंतजाम कर देंगे। ये सुनकर वो अपनी बहू यामिनी को घर का काम करने के लिए बोल देती है और अपने बेटे को फोन करके सारी बात बताती है, जिस पर अश्विन उससे कहता है, कोई बात नहीं माँ, देख लेते हैं 1-2 दिन और। अगर इन 2 दिनों में उस बुड्ढे ने पैसे नहीं दिए, तब करते इस मोटी का कुछ इंतजाम। ये सारी बातें यामिनी सुन लेती है और अपनी सास का विरोध करके वहाँ से शंभू के घर भाग जाती है। जब तक वो पहुँचती है, उससे पहले ही सुधा शंभू को फोन कर लेती है और उससे कहती है, देखिए समधी जी, साफ और सीधा बोलती हूँ मैं। हमें सब पता है आपकी बेटी के बारे में कि किस तरह शादी के एक दिन पहले वो अपने यार के साथ भाग गई थी। फिर भी हमने आपके घर की इज्जत को अपने घर में अपना लिया। पर क्या करें, आपकी बेटी तो सुधरने वालों में से है नहीं। वो ये घर छोड़कर आपके पास आ रही है और बोलती है कि दम घुटता है उसका ससुराल में। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको समझाऊंगा। यामिनी रोते हुए अपने पिता के पास पहुंच जाती है और अपने ससुराल वालों का सारा सच उन्हें अच्छे से बताती है। लेकिन शंभू उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर बोलता है, मैं भी देखता हूँ तू कैसे उस घर में नहीं जाएगी। सब पता है मुझे, तू ये सब अपने उस बॉयफ्रेंड के लिए कर रही है ना?
नहीं बाबूजी, हम एक बार ऐसी गलती कर चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार उसी को दोहराएंगे। माँ, कम से कम तुम तो समझो, हम सच कह रहे हैं। हमारे ससुराल वालों को हमारी कोई कदर नहीं है, उन्हें सिर्फ दहेज और पैसे से मतलब है। यामिनी अपने माता पिता की आगे रोती रहती है, बिलखती रहती है, लेकिन उसके माता पिता उसकी एक नहीं सुनते और उसे वापस ससुराल छोड़ आते हैं। साथ ही 9 लाख रुपए भी दे देते हैं। पैसे लेने के बाद उसकी सास और उसका पति उस पर और अत्याचार करते हैं। और एक दिन अश्विन अपनी माँ के साथ मिलकर उनके घर के नौकर चंदन से कहता है, चल फटाफट इसके बगल में लेट जा, हमें तुम दोनों की अश्लील फोटो लेनी है, ताकि इसका बूढ़ा बाप, जिसने हमसे चालाकी से हमारे पूरे 1 लाख रुपए रख लिए, आखिर वो भी तो वसूलने हैं। नहीं मालिक, हम ऐसे नहीं हैं, हमें बख्श दो। आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे हम पत्नी हैं आपकी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बीवी बनने का बहुत शौक है ना तुझे, तेरा ये सपना भी जरूर पूरा होगा। इतना बोलकर वो जबरदस्ती चंदन और यामिनी की कुछ तस्वीरें ले लेते हैं और उन तस्वीरों को यामिनी के पिता के पास भेजकर और ज्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। लेकिन शंभू के पास अब और पैसे नहीं होते और ना ही वो उनको दे सकता, इसीलिए उन लोगों से वो 1 महीने का समय लेता है और पैसों के लालच में अंधे सुधा और अश्विन एक रोय नाम के शख्स के हाथों यामिनी का सौदा कर देते हैं। ये सब देखकर चंदन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जल्दी से शंभू के घर जाकर यामिनी के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में सब बता देता है। और उनकी सच्चाई जानने के बाद शंभू और मीरा खुद को कोसने लगते हैं, जिस पर चंदन उनसे बोलता है, साहब, अभी इन बातों का समय नहीं है, बस आप जल्दी से मालकिन को बचा लीजिए, उनके साथ उस घर में बहुत बुरा सलूक हो रहा है। शंभू और मीरा जल्दी से चंदन और पुलिस के साथ सुधा के घर जाते हैं, जहां पर रॉय यामिनी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और पुलिस उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है और उन तीनों को पकड़कर ले जा रही होती है, जिस पर शंभू अश्विन को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, मैंने अपनी बेटी पर यकीन न करके तुझ जैसे गिरे हुए इंसान पर किया। तुझसे मेरी बेटी की शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। यामिनी, मेरी बेटी, हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने सही बोला था बेटा, हमने कभी तुझे तेरे मन की नहीं करने दी। अगर हमने तुझे पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाया होता तो आज तू अपने पैरों पर खड़ी होती बेटा। तुझे ऐसे धक्के न खाने पड़ते, मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, आप दोनों हमसे माफी मत मांगिए, आखिर हमने भी तो आपका विश्वास तोड़ा था ना, इसीलिए हमारे साथ ये सब हुआ। अगर हमने उस दिन ऐसा ना किया होता तो शायद आज हमारे साथ भी ऐसा ना होता। गलती हमारी भी थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को, ताकि ये दोबारा किसी भी मासूम की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके। यामिनी अपने माता पिता को माफ कर देती है, वहीं दूसरी तरफ उसके गुनहगारों को उनके किए की सजा भी मिल जाती है। अब यामिनी खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहने लगती है। साथ ही वो सिलाई और पार्लर का कोई कोर्स भी कर लेती है, जिसके बाद वो दूसरों को भी यही सिखाने लगती है, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा कभी ना हो। और अगर किसी लड़की को कभी ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ जाए तो उसे किसी के आगे कभी भी हाथ ना फैलाना पड़े, वो खुद अपनी जिंदगी का गुजारा कर सके, क्योंकि हर किसी की किस्मत यामिनी की तरह नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।